मेरा बेटा इसके बाद आगे चलते हैं कि इसको जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये वाला जो उसकी विंडो ओपन हो जाती है, आईडी ओपन हो जाता है। यहाँ पे मेन्यूज़ होता है, मेन्यूज़ को ओपन करने के लिए क्या काम करेंगे, आल्ट की के बटन को प्रेस करेंगे और उस मेन्यूज़ को खोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फाइल मेन्यू को खोलना तो आल्ट आप क्या काम करेंगे, F को प्रेस करेंगे, फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मेरा बेटा इसके अगर हम नेसेसरी स्टेप की बात करते हैं, जब आप प्रोग्राम को बनाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, आप इसको जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो आपने कोशिश मेरा बेटा ये करना है कि आपने इसके सारे स्टेप को क्लियर करना है। मेरा बेटा 5 स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। फर्स्ट वन क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम होता है, सेकंड वन जो होता है सेविंग ए प्रोग्राम होता है, थर्ड वन कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम होता है, और उसके बाद आपने क्या काम करना है, लिंकिंग ए सी प्रोग्राम है, लोडिंग है, एग्जीक्यूट। ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से मेरा बेटा तैयार करना है, ये 100% आपका तैयार होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो प्रोग्राम की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है मेरा बेटा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है, मेन फंक्शन, और उसके बाद बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम्स कहलाता है। मेरा बेटा ये जो लाइंस हैं ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये उसके बाद आपके पास हेडर फाइल और ये मेन फंक्शन है, और इसके बाद जो करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है ये मेन फंक्शन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर आगे फर्दर चलते हैं, इसकी जो बॉडी आती है, इसकी जो पहली लाइन होती है वो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, और इसको जो आप इसको क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड वन क्या काम करेंगे, इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो प्रोग्राम की लॉजिक पर इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए। इसको किससे शुरू किया जाता है मेरा बेटा, हैश साइन से इसको शुरू किया जाता है ताकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। सेकंड जो लाइन होती है वो मेन फंक्शन की जो होती है बेटा, ये वो जगह होती है जहाँ पे सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अगर आप सारा प्रोग्राम बना लेते हैं लेकिन मेन फंक्शन नहीं लगाते, प्रोग्राम कंपाइल होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद आता है इसकी स्टेटमेंट, बॉडी आती है। बॉडी के अंदर जो इसकी स्टेटमेंट को करली ब्रेसेस में लिखा जाता है, और इसको जो ब्रेसेस होती है मेरा बेटा उसको डेलीमीटर्स कहा जाता है। और डेलीमीटर्स जो होती है मेरा बेटा कैसे काम करते हैं, कलेक्टिवली जो होता है ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहलाता है, और इसके एंड पे क्या काम करता है, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे एरर्स आ जाती है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो 2 तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट वन बग होता है, सेकंड वन जो डीबगिंग होता है। मेरा बेटा बग्स क्या होता है, जो प्रोग्राम से में एरर्स आती हैं उनको बग्स कहते हैं, जो प्रोग्राम में एरर्स होती हैं उनको बग्स कहते हैं। उनको तलाश करके रिमूव करना जो होता है वो डीबगिंग कहलाता है। यानी कोई भी मिस्टेक है, कोई एरर्स आ गई, लॉजिक आपने प्रोग्रामिंग लिखने के दौरान कोई मिस्टेक कर दी है, मिसस्पेल कर दिए कीवर्ड्स के, वो एरर्स आ जाएगी। उनको तलाश करके रिमूव करना वो डीबगिंग कहलाता है। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स जो होता है वो नॉन एज अ डीबगिंग। अगर आप एरर की बात करते हैं मेरा बेटा वो 3 तरह की होती है जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं। फर्स्ट वन सिंटैक्स एरर होता है, सेकंड वन होता है लॉजिकल एरर, थर्ड वन होता है आपके पास जो होता है रन टाइम एरर होता है। अगर तो आपने काम किया है प्रोग्राम बनाते हुए, आपने प्रोग्राम के लॉजिक को फॉलो नहीं किया तो वो जो एरर्स होगी वो लॉजिकल एरर्स होगी। अगर आप प्रोग्राम के रूल की वायलेशन कर रहे हैं तो वो जो एरर्स होगी वो सिंटैक्स एरर होगी। तीसरी एरर होती है रन टाइम एरर। आपने कोई प्रोग्राम को ऐसी फाइल को ओपन करने के लिए कह दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ऐसी एरर को जो आपके पास आता है वो रन टाइम एरर आती है। बेटा जो सिंटैक्स एरर होती है उसको कंपाइलर डिटेक्ट करता है, लॉजिकल एरर को यूज़र डिटेक्ट करता है, और रन टाइम एरर को जो है कंप्यूटर डिटेक्ट करता है ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप बात करते हैं फर्दर इसके अंदर जो है 2 तरह की प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है। फर्स्ट वन जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दूसरी जो होती है स्ट्रक्चर होती है। जिस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेटा जो प्रोग्राम की होल लॉजिक होती है उसको एक ही सिंगल मॉड्यूल में लिखा जाता है, उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, मॉडिफाई करना जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर, इसके अंदर आगे फर्दर आता है हमारे पास जो है 9 चैप्टर के अंदर बात करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर काफ़ी अहम है, जिसमें आपने इंडेंटिफायर के बारे में पढ़ना है। इंडेंटिफायर क्या होता है, ये फीचर्स होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये क्या काम करते हैं, किसको दिया जाता है, ये बेटा इंडेंटिफायर नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, लेबल को दिया जाता है। और ये इंडेंटिफायर नेम जो होता है इसके मैक्सिमम जो लेंथ होती है मेरा बेटा वो 31 करेक्टर लॉन्गर्स होती है, और इसके कुछ रूल्स होते हैं जब आप इंडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट से अंडरस्कोर होना चाहिए, रिमेनिंग करेक्टर अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर या डिजिट्स भी हो सकते हैं। रिजर्व वर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पे हमने इंडेंटिफायर के नाम वैलिड इंडेंटिफायर है, यहाँ पे देखें ये लेटर 1 है, इंचीज़ है, और ये वाले कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। ये वैलिड इंडेंटिफायर और इनवैलिड में हमारे पास जो 3 आएंगे। यहाँ पे बेटा देखिए फर्स्ट लेटर नंबर आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास स्पेशल सिंबल आ गया ये अलाउड नहीं है। और ये रिटर्न क्या चीज़ है, ये ऑलरेडी जो कीवर्ड्स हैं कीवर्ड अलाउड नहीं है एज ए वेरिएबल के तौर पर, इंडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। जब हम बात करते हैं मेरा बेटा इसके अंदर फर्दर है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइन है। इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना, जो पार्ट ऑफ लैंग्वेज हो स्टैंडर्ड जो हमने खुद बनाया हुआ यूज़र डिफाइन है। अगर हम इसकी बात करते हैं कीवर्ड्स की बेटा,
तो कीवर्ड जो होते हैं प्री डिफाइन होते हैं, प्री यूज होते हैं, कैन नॉट यूज एनी अदर पर्पज, ऑलवेज रिटन लोअर केस लेटर। ये 32 वर्ड्स होते हैं। सारी लैंग्वेज जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहे हैं मेरा बेटा, वो इन्हीं 32 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है। इनको यूजेस कैसे करना हमने, इनको अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद वेरिएबल्स हैं, ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल का नाम होता है, और ये वेरिएबल जो होते हैं इसके ये क्या काम करते हैं, ये आरडी डाटा को स्टोर करते हैं जब तक प्रोग्राम चलता है। अगर हम इसकी बात वेरिएबल रूल की बात करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के। उसमें फर्स्ट रूल जो हमारे पास आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, वो आपके पास जो होगा जो वेरिएबल नेम लेटर नंबर अंडरस्कोर होता है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज तो हमारे पास जो होगा वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होता है। ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होती वेरिएबल में। और इसकी जो सेंसिटिव लैंग्वेज है कि सब सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें सिंबल यूज़ नहीं किए जाते। इसके बाद हमारे पास जो होता है कि एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं मैक्सिमम 31 करेक्टर लॉन्गर्स होती हैं। ये कुछ रूल्स होते हैं जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा आपके बेस्ट नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये काफ़ी अहम आर्टिकल है वेरिएबल डिक्लेरेशन। बेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। इसमें क्या काम करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग दो चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, वेरिएबल नेम और उसकी डाटा टाइप्स को। और ये क्या काम करता है, ये वेरिएबल जब भी आप प्रोग्राम में यूज़ करना है, आपने पहले उसको डिक्लेयर करना है, दैन उसको यूज़ करवाना है। विदाउट डिक्लेरेशन आप वेरिएबल को यूज़ नहीं करते। इसका सिंटैक्स की बात करते हैं, ये डाटा टाइप और वेरिएबल नेम्स हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल आगे मेंशन कर दी है जो वेरिएबल्स के अंदर आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। अब साथ ही हमारे पास आ गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बेटा जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें, साथ अगर आप उसकी कीमत को भी साइन करवा दें, वेरिएबल डिक्लेयर करने के दौरान अगर आप उसकी कीमत को भी साइन करवा देते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। यानी आप वेरिएबल के आप सिंटैक्स की बात करते हैं, डाटा टाइप है, वेरिएबल नेम इक्वल टू है। बेटा ये कुछ एग्जाम्पल हमने मेंशन कर दी, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यूज़ होते हैं। जहाँ तक ये वेरिएबल इंट है एन इक्वल 100, बेटा यहाँ तक जो है ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है, और इक्वल साइन डालकर अगर हम इसको कीमत भी साइन करवा देते हैं, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। यानी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आप वैल्यूज़ को साइन करवा दें वेरिएबल को, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। वेरिएबल की कीमत राइट साइड पर लिखी जाती है और वेरिएबल लेफ्ट साइड पर होता है। इसी तरीके से अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जिसकी कीमत चेंज नहीं होती ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर डाटा टाइप्स है। डाटा टाइप क्या काम करते हैं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इंट है, शॉर्ट, इंट, अनसाइन, लॉन्ग, अनसाइन लॉन्ग है। इनकी ये आगे उनके साइज़ हैं, 2 बाइट्स है, ये भी 2 बाइट्स है, ये भी 2 बाइट्स है, ये 4 बाइट और 4 बाइट्स है। इनमें दो टाइप्स ऐसी हैं जिसमें अनसाइन इंट और अनसाइन लॉन्ग इंट ये आपके पॉजिटिव नंबर को स्टोर करती है, बाकी सारी की सारी इसकी डाटा टाइप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करती है। अगर हम बात करते हैं फ्लोट की, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होती है मेरा बेटा, ये फ्लोट जो होता है वेरिएबल जो होता है ये आपकी रियल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर कंटिन्यू करने के बाद इसकी दो आगे फर्दर हमारे पास जो इसकी फर्दर टाइप्स आती हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं मेरा बेटा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर आपके सिलेबस में 6 ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। इनको थोड़ा सा आपने ओवरव्यू करवा लेना, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर काफ़ी हद तक ये पेपर में आ जाते हैं। उसमें यूनी ऑपरेटर है जो 1 ऑपरेंड पे काम करेगा, यूनी 2 ऑपरेंड पे काम करेगा, बाइनरीज होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर हमने अच्छे तरीके से इसको रीड करना है। और लास्ट में हमने क्या काम करेंगे, इसके आगे फर्दर जो इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है मेरा बेटा, ये भी काफ़ी अहम है। इसमें क्या काम करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इंक्रीमेंट की बात करेंगे, इंक्रीज बाय 1 यानी वेरिएबल में 1 का इजाफा करता है। अब इसकी 2 फॉर्म होती है, एक प्री फॉर्म और दूसरी पोस्ट फॉर्म है मेरा बेटा। प्री फॉर्म जो होती है बेटा ये बिफोर ऑपरेटर लगाई जाती है, अब वेरिएबल लगाई जाती है। पोस्ट फॉर्म में ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में इसको असाइन किया जाता है। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं दोनों का इफेक्ट सेम है, अगर आप अदर ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं इसका इफेक्ट जो होता है डिफर हो जाता है। इसी हिसाब से डिक्रीमेंट है। रिलेशन ऑपरेटर में बेटा 6 तरह के रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। जो वैल्यूज़ को जब आप वैल्यूएट करते हैं रिलेशन एक्सप्रेशन को, इसका आंसर जो होता है या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। जो ट्रू होता है मेरा बेटा 1 को रिप्रेजेंट करता है और जो फॉल्स होता है 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसी चीज़ के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे जिसमें एंड और नॉट है, ये हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा है। ये किसी भी आपको मल्टी कंडीशन को वैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स के बारे में, किस तरीके से आपने ऑपरेटर्स को हल करने, कौन सी हाईएस्ट प्योरिटी है, किसकी लोएस्ट प्योरिटी है,
उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। कमिट स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन के अंदर आप क्या काम करते हैं, डबल स्लैश लगाते हैं, राइट साइड पे कुछ भी लिख दें, कमिट्स कंसीडर होगा। मल्टी लाइन के लिए हमने एक स्टैरिक लिखते हैं और मल्टी लाइन लिखने के बाद एंड पे क्या काम करेंगे, स्टैरिक स्लैश लगा देंगे, ये मल्टी लाइन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद बेटा हमने टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन पढ़ा था, ये अपने अच्छे तरीके से इसको एक्सरसाइज को भी साथ देख लेने ताकि हमारा ये चीज़ तैयार हो जाए। थर्डली हमने चैप्टर नंबर 10 है, इसके अंदर हमने दो चीज़ें रीड करनी, स्टैंडर्ड्स इनपुट आउटपुट के बारे में। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ प्रोग्राम को डाटा देंगे, जो स्टेटमेंट डाटा प्रोवाइड करेंगे उन्हें स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाएगा। जो डाटा प्रोग्राम से हासिल करेंगी, गेट करेगी, वो आउटपुट कहेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं तो हमारे पास जो आपके पास चार चीज़ें आती हैं स्टैंडर्ड इनपुट्स की, उसमें स्कैन एफ है, गेट्स है, गेट्स एच और गेट्स एच है। ये कॉमनली यूज़ होती हैं स्टेटमेंट। इसी तरीके से हम फंक्शन की बात, आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट दो तरह की होती है, एक प्रिंट एफ होता है, दूसरा पुट्स होता है। इनकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड हेडर फाइल में डिफाइन किया जाता है। कुछ की स्पेसिफिकेशन कंसोल IO.h में होता है और इनकी स्पेसिफिकेशन जो होता है स्टैंडर्ड IO.h में होती है। अगर हम इसकी प्रिंट की बात करते हैं, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं कॉमनली यूज़ होता है। इसके लिए हमने क्या काम करना होता है, ये किसको डिस्प्ले करवाने के लिए, टेक्स्ट को, कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, प्रिंट एफ का फॉर्मेट स्ट्रिंग, आर्गुमेंट लिस्ट है। मेरा बेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग में तीन चीज़ें राइट होती हैं, इसीलिए कि आर्गुमेंट भी लिस्ट तीन हिस्सों में होती है। अगर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करते हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग को कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। इसमें आप क्या काम करेंगे, इसको डबल कोड में लिखा जाएगा, इसमें टेक्स्ट भी होगा, फॉर्मेट स्पेसिफिक होगा, एस्केप सीक्वेंस भी होगा। अगर हम आर्गुमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जिसकी वैल्यूज़ को आपने प्रिंट करवाना होता है। इसी तरीके से आपने क्या काम करना है, इसके अच्छे तरीके से रीड कर लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके मुख्तलिफ किस्म के पोर्शन को हमने अच्छे तरीके से रीड किया था, वो तैयार करना आप लोगों ने। सेकेंडली आपने एस्केप सीक्वेंस जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर में इस्तेमाल होते हैं, ये उसकी वैल्यूज़ को फॉर्मेट देने के लिए, आउटपुट को फॉर्मेट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मेट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके लिए क्या काम करते हैं आप लोगों ने, बैक स्लैश को यूज़ करते हैं। बैक स्लैश क्या कहलाता है, एस्केप करैक्टर कहलाता है मेरा बेटा। इसमें मुख्तलिफ किस्म के है, बैक स्लैश एन है, न्यू लाइन के ऊपर लाने के लिए इस्तेमाल होता है, टी है, टैब के लिए यूज़ होता है, इसी तरीके से आर है, कैरी रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट किस्म की हमने एग्जाम्पल रीड की जिसको अच्छे तरीके से देखना है। इसके साथ ही हमने स्कैन एफ के बारे में पढ़ा था। मेरा बेटा स्कैन एफ का फंक्शन जो होता है ये आपको इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कम्बिनेशन होता है किसके साथ, प्रिंट एफ के साथ। इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है और वेरिएबल की लिस्ट आती है। मेरा बेटा जब फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करते हैं, इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही चीज़ राइट होती है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं और कुछ नहीं होता है, और वेरिएबल की लिस्ट होती है। इसके साथ हमने मुख्तलिफ किस्म की जो आपने रीड किया था फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके लिए यूज़ किया था, इंटीजर के लिए यूज़ किया था। इसी तरीके से हमने आगे गेट CH सिंगल करैक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसको यूज़ किया जाता है, प्रोग्राम के एंड पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को पास करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, गेट CH है। दूसरा सिंटैक्स बात करते हैं वेरिएबल गेट CH, आमतौर पर प्रोग्राम के एंड पर लिखते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को पास करने के लिए। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल स्टिक करता है प्रोग्राम के अंदर, ताकि उसमें कोई इनपुट करें, जो आप कैरेक्टर दाखिल करेंगे उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं गेट CH, सेम सिमिलर टू गेट CH, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये भी सिंगल करैक्टर लेता है तो वो भी सिंगल करैक्टर लेता है। इसमें जो ई है गेट CH ई के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है इको को, जो करैक्टर आप दाखिल करेंगे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। दोनों में दोनों डिफरेंस ये है, वो भी प्रोग्राम के एंड पे यूज़ होता है, ये भी प्रोग्राम के एंड पे यूज़ होता है मेरा बेटा। दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें जो करैक्टर दाखिल करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होता है, इसमें जो करैक्टर दाखिल करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। अगर हम गेट्स की बात करते हैं, जिस स्ट्रिंग इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए भी क्या काम करेंगे, गेट्स से आपके पास आपके गेट्स वेरिएबल, आप स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। आगे हम पुट्स की बात करते हैं, ये स्ट्रिंग आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए पुट्स पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरीके से हम क्या काम करते हैं, आगे क्लियर स्क्रीन है, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एब्रीविएशन होती है क्लियर स्क्रीन की। जब आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आपको बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम इस हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा, कंसोल IO.h हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा। और इसका सिंटैक्स क्या होगा, क्लियर स्क्रीन। लास्ट में हमने आर्टिकल पढ़ा था साइज ऑफ। साइज ऑपरेटर का काम करता है ऑक्यूपाई, कितना साइज ऑक्यूपाई करता है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ आर्टिकल थे हमने जो रीड किए थे इस चैप्टर्स के अंदर। मेरा बेटा इसके साथ इसके प्रोग्राम्स देखने, आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करने, और सेकेंडली आपने क्या काम करना है, इसके जितने भी सिंटैक्स को उसको अच्छे तरीके से रीड करना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है मेरा बेटा, उसके अंदर आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी सिंटैक्स को लाजमी लिखने हैं, फिर आपके पूरे नंबर आते हैं। कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से ओवरव्यू करवा लें। सेकेंडली क्या काम करेंगे, आपका ये टेस्ट आपका वाइंड अप हो रहा है इंशाल्लाह।
अगर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर भी उसकी प्रिपरेशन आपको बता दूंगा किस तरीके से करनी है। अल्लाह हाफिज़।